लेकिन दीपक शर्मा जी आ भी गए हैं, और शुरुआत में सबसे पहले दीपक शर्मा जी आपसे ही करना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में आपने लखनऊ का पानी बहुत पिया है, और लखनऊ से दिल्ली आने के क्रम में खास करके राष्ट्रीय मीडिया में जब आपका पदार्पण होता है और इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिज्म में आप एक बड़ा नाम बनते हैं, इस बीच में लखनऊ से लेकर जाटलैंड का पानी भी आपने पिया है। साथ ही लखनऊ से जो पूरब की तरफ जो नेशनल हाईवे 28 जाती है, जो एकदम गोपालगंज बॉर्डर तक जाती है, उस NH 28 के सहारे जो राजभर पॉलिटिक्स हो रही है, उसको भी आप काफी करीब से देख रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो अलग अलग संख्या में जो जातियों को जोड़ने की कोशिश अखिलेश यादव कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं उसी प्रकार की रणनीति है जिस प्रकार की रणनीति 2014 और 17 में अमित शाह ने क्षेत्रीय स्तर पर छोटे छोटे दलों को, एक खास जाति विशेष में असर रखने वाले दलों को जोड़कर बनाई थी? सबसे पहले तो गुरु हेमंत तिवारी जी को प्रणाम, और रविकांत जी को प्रणाम, और दर्शकों को भी। देखिए, कुछ रिजर्वेशंस हैं मेरे अभिषेक भाई, और मैं वो चीज़ें साफ साफ रखना चाहूँगा, अखिलेश यादव के प्रवक्ता के तौर पे नहीं, बल्कि एक आलोचक के तौर पे। देखिए, तैयारी अखिलेश यादव ने करी है इस बार, इसमें कोई दो राय नहीं, दो मत नहीं, तैयारी करी है। और इस तैयारी की पहली झलक, पहला ट्रेलर हमको पंचायत चुनाव में देखने को मिला था, जिसमें डायरेक्ट वोटिंग में समाजवादी पार्टी ने नंबर 1 स्थान लिया। लेकिन कुछ चीजें उनको समझनी होंगी जो गलतियां 2017 में करी। देखिए, 2017 में अखिलेश यादव, और मैं चाहूंगा हेमंत जी का इस पे ध्यान आकर्षण चाहूंगा, 2017 में अखिलेश यादव एक बेहद क्राइसिस की सिचुएशन में थे। उनके पारिवारिक झगड़ा था, एंटी इनकम्बेंसी थी 5 साल की, कहीं आजम खान, कहीं शिवपाल, कहीं अमर सिंह, दुनिया भर के लोग, और खुलेआम सड़क पर झगड़े, गोलबंदी, और इन सब के बीच मोदी जी का एक प्रचंड वेग, एक अंडरकरंट, गुजरात मॉडल का। तो इन सब के बीच में कुछ गलतियां हुई, जैसे कांग्रेस को बहुत ज्यादा सीटें दे दी, हैसियत से ज्यादा उन्होंने, जब राहुल गांधी से हाथ मिलाया, और भी उन्होंने सीटें दी। तो इतनी ज्यादा सीटें देना, जिसका परिणाम आपने देखा। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि इस बार मुझे उम्मीद है कि अखिलेश यादव वो गलती नहीं करेंगे जो बिहार में तेजस्वी ने गलती करी, वो गलती नहीं करेंगे। और अगर उन्होंने आरजेडी को, जयंत चौधरी ने कहा कि साहब हम तो 70 सीट पे लड़ेंगे, अब 70 से अगर बार्गेन शुरू हो रही है तो नीचे आते आते 35 पे रुकेगी। 35 सीट के लायक नहीं है जयंत चौधरी, भले ही किसान आंदोलन जितना बड़ा हुआ हो, भले ही उनकी भागीदारी हो, भले ही बागपत ने उन्हें फिर से एक अपनी जगह बनाई हो। 35 सीट महंगी है आरजेडी, आम आदमी पार्टी। अब संजय सिंह मेहनत कर रहे हैं, अयोध्या से लेकर तमाम मुद्दे उन्होंने जो है सामने लेकर आए हैं, और लगातार खुलासे कर रहे हैं। जो खुलासे केजरीवाल ने किए थे 2011-12 में, उस तर्ज पे खुलासे हो रहे हैं। एक आध मंत्री का विकेट भी गिरा दिया उन्होंने, मंत्री किनारे कर दिए हैं जो योगी जी के बहुत करीब थे, जल शक्ति के। अयोध्या में आप देखिए, चंपत राय को कहीं ना कहीं बैकफुट पे जाना पड़ा उनकी वजह से। तो संजय सिंह खुलासा कर रहे हैं, लेकिन, और संजय सिंह हमारे मित्र भी हैं, लेकिन संजय सिंह 20 सीट अगर मांगे, 15 सीट मांगे तो नहीं। अब राजभर है, राजभर कहे साहब हम 10 सीट पर लड़ेंगे, महान पार्टी कहे कि साहब हमें 8 सीट चाहिए। मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर 350 सीट पर अखिलेश यादव नहीं लड़े तो ये एडवांटेज योगी है, ये एडवांटेज बीजेपी है। 350 सीट पे उनको लड़ना है। और दूसरी चीज, अगर आप महान पार्टी, निषाद पार्टी, राजभर पार्टी, फलानी पार्टी, ये पार्टी, कुंवारी पार्टी, मल्ला पार्टी, इन सब के कहने में अगर आप आ गए और 2-2, 4-4 सीटें देते गए, ये वही लोग हैं जो सीट कम पड़ने में सबसे पहले नाव छोड़ के भागेंगे। जितनी जल्दी आए हैं उतनी जल्दी भागेंगे, ये भी रिस्क है इसमें। दूसरा, ये गठबंधन के चक्कर में
अखिलेश यादव की स्ट्रेंथ को कम करेंगे, समाजवादी पार्टी की स्ट्रेंथ को, ओवरऑल जो स्ट्रेंथ है, जो मैं कह रहा हूं कि तकरीबन 350 सीट पर लड़ना चाहिए। तो जो भी एडजस्टमेंट करने, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ठीक है वो सोशल इंजीनियरिंग कर रहे हैं। मैंने कल भी आपके शो में कहा था 4 PM में, मैंने कहा था कि ये जो ओबीसी का जो महल है, ये 1980 में इसको तामीर किया था मुलायम सिंह यादव ने, जब वो लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष थे 1980 में। तो ये 40 साल पुराना किला है, इसको ढाने की कोशिश 1999 से गोविंदाचार्य ने की। उन्होंने कहा अति पिछड़ा, अति दलित। फिर राजनाथ सिंह आए, मुख्यमंत्री बने, जब कल्याण सिंह गए, राम प्रकाश गुप्ता गए, राजनाथ ने भी गोविंदाचार्य का कार्ड खेला, अति पिछड़ा, अति दलित, ओबीसी, और कमेटियां बना दी। उसके बाद में जब अमित शाह आए, मोदी आए, फिर वही अति दलित, अति पिछड़ा, ओबीसी। ये 40% का जो पूरा का पूरा ब्रैकेट है, इसको पकड़ना है। और आपने देखा होगा 2013-14 में पूरे उत्तर प्रदेश में मल्लाह सम्मेलन, नाऊ सम्मेलन, क्वारी सम्मेलन, निषाद सम्मेलन पूरे प्रदेश भर में हुए थे। तो ये जो सेंध लगाई थी मोदी ने, अमित शाह ने, जिसकी शुरुआत 1999 में बीजेपी के थिंक टैंक गोविंदाचार्य ने की थी। असली रणनीति मैंने आपको कल भी बताया था कि आज से 20-21 साल पहले ये रणनीति लाल कृष्ण आडवाणी, कल्याण सिंह और गोविंदाचार्य ने मिलकर दिल्ली में बनाई थी कि हमें अगर वोटों का विस्तार करना है, अगर हमें उत्तर प्रदेश को जीतना है, तो हमें ओबीसी को गले लगाना होगा, हमें बाहें खोल देनी है ओबीसी के लिए। और ये जो ओबीसी था, ये मुलायम की थाती थी, ये मुलायम की जमीन थी, जिसको आज अखिलेश यादव वापस ले रहे हैं। और इसीलिए हर ओबीसी का नेता उनके मुहाने पर जा रहा है। उनकी अब जितनी स्पीचेस, क्योंकि अखिलेश यादव लोकसभा के सांसद हैं, उनकी जितनी स्पीचेस आप उठा के लोकसभा की देख लीजिए, बार बार ओबीसी पर उन्होंने किया। और सबसे अच्छी स्पीच जो अखिलेश यादव की मुझे लगी पिछले 3-4 सालों में, वो उनकी स्पीच थी जो उन्होंने जातिगत जनगणना पर की। पूरी पार्लियामेंट ने एक स्वर से, एक मत से उनको समर्थन भी दिया था, सुना भी था। तो मैं ये कह रहा हूं कि अखिलेश यादव इस वोट बैंक को, अपने पिता के वोट बैंक को वापस ले रहे हैं, अपने ट्रम्प कार्ड को वापस ले रहे हैं, ला रहे हैं वो अपने साथ। लेकिन गलती तेजस्वी वाली ना कर बैठे, उतनी ही दें जितनी हैसियत है, बल्कि अगर वो हैसियत से कम देते हैं, अगर आरजेडी 35 सीट मांग रहा है और उसको 16 सीट दी, तो ये अच्छी बारगेन होगी। अगर राजभर 5 मांग रहे हैं, 2 दिया, महान पार्टी 2 दिया, अगर इस तरह से वो अरेंजमेंट करते हैं, और चलते चलते जाते जाते संजय सिंह को भी कह देंगे भाई ठीक है, गाजियाबाद की 3 सीट आप लड़ लीजिए, नोएडा की सीट लड़ लीजिए। अगर इस तरह से उनका अरेंजमेंट रहता है, और उनको समझाना चाहिए, और मुझे लगता है वो समझा रहे होंगे कि अगर प्रिंसिपल अपोनेंट पार्टी, अगर भाजपा की मुख्य विपक्षी पार्टी अगर 350 से कम में लड़ेगी, तो खुद ही आप अपना जो है एक तरह से जो कवच हटा रहे हैं। तो ऐसे दौर में मुझे लगता है कि ये जो छोटे छोटे दल है, अभी हेमंत जी जो हैं वो इस पर विस्तार से बोलेंगे। मुझे याद आता है, हम लोग जब 9th 10th 11th 12th में पढ़ते थे, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो टीचर हम लोग को पढ़ाने आते थे, जो भी हो, वो लोग पढ़ाते थे कि एक उत्प्रेरक होता है केमिकल रिएक्शन के लिए, तरह तरह के कैटलिस्ट का यूज होता था, K2Cr2O7 + H2SO4, पोटेशियम डाइक्रोमेट + सल्फ्यूरिक एसिड, और तमाम तरह की चीजें। तो क्या आपको लगता है कि ओम प्रकाश राजभर या जयंत चौधरी की जो भूमिका है उत्तर प्रदेश में, मुख्य विपक्षी गठबंधन जो समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में तैयार होता दिख रहा है, उसमें एक उत्प्रेरक के तौर पर है, या कहीं उससे ज्यादा ये हिस्सेदारी की तरफ बढ़ रहा है? क्या मैंने पहले भी कहा था, आपने सही कहा कि ये सब सोडियम पोटेशियम हाइड्रोजन ही हैं सब ये जी। और मैं चाहूंगा हेमंत जी सुन पा रहे हैं, नहीं सुन पा रहे हैं? सुन पा रहे हैं, हम सुन रहे हैं, आपकी आवाज आ रही है। तो आपने जो कहा ना कि कैटलिस्ट, और आपने कहा कि साहब हाइड्रोजन और सोडियम और कार्बन, ये वही सब लोग हैं। चाहे राजभर का आप नाम लीजिए, निषाद का नाम लीजिए, जयंत चौधरी का नाम, सब कैटलिस्ट हैं, सबकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज हैं, सबके अपने अपने केमिकल रिएक्शन का तरीका है। लेकिन मैंने शुरू में ये कहा था
कि हाइड्रोजन सोडियम से जो भी जिस तरह का भी अनुसंधान करें, ऐसा ना हो कि मात्रा ज्यादा हो जाए। मात्रा ज्यादा होगा तो धमाका हो जाएगा। और जो गुरुजी ने कहा कि तेजस्वी इफेक्ट नहीं आना चाहिए, तेजस्वी सिंड्रोम से आपको पीड़ित नहीं होना चाहिए। अब आप देखें, अगर आप बिहार के परिणाम उठा के देखिए, 125 बीजेपी और नीतीश, और 110 पे अटक गए माननीय तेजस्वी साहब। 10-15 सीटों का फासला, नेक एंड नेक फाइट थी। इतना बड़ा, इतनी बड़ी मिस्टेक उसको माना जाएगा जो आपने कांग्रेस को वहां पर दी। वो गलती नहीं होनी चाहिए। 2017 का अगर आप अखिलेश यादव को देखिए, मैंने पहले भी कहा, तमाम घरेलू समस्याएं, पार्टी की समस्याएं, एंटी इनकम्बेंसी की समस्याएं, मोदी का एक प्रचंड वेग के साथ एक प्रचार, ये सारी चीजें थी। इसमें उनसे गलतियां हो गई, उनसे गलतियां हुई, लेकिन ये गलतियां मुझे लगता है कि इन 5 सालों में, जो 4.5 साल हैं, अखिलेश यादव बहुत मैच्योरिटी के साथ उन्होंने पोजीशन लिया है लखनऊ में, राजनीति में। और आप देखें जैसे शिवपाल हैं, शिवपाल का कद जो 2017 में था वो अब कद नहीं है। कुछ लोग ये भी कहते थे, आशंका व्यक्त करते थे कि शिवपाल जी मुलायम सिंह केंद्र की राजनीति करते थे, शिवपाल जी जो है वो उत्तर प्रदेश संभालते थे जब समाजवादी पार्टी विपक्ष में होती थी। तो ये कहा जा रहा था कि सारा संगठन जो खड़ा किया है, जो स्ट्रक्चर खड़ा किया है, वो चाचा ने खड़ा किया है। चाचा ने ही सब कुछ किया। चाचा बैरम खान की भूमिका में थे, इस तरह की बातें थी। लेकिन धीरे धीरे आपने देखा होगा कि अखिलेश ने जिस तरह से पार्टी में अपने को स्थापित किया है, आज शिवपाल की चर्चा तो होती है, गंभीरता के साथ नहीं होती। आज शिवपाल की चर्चा कौन करता है? योगी आदित्यनाथ करते हैं। कि शिवपाल जी का डेलीगेशन जो लखीमपुर में गया था, बहुत बड़ा डेलीगेशन था। शिवपाल जी बड़े नेता, योगी जी जबरदस्ती उसको दोहराते हैं, जिस भी मंच में जाते हैं, कन्क्लेव में जाते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि अखिलेश यादव ने बहुत मैच्योरिटी दिखाई है। 5 साल वो मुख्यमंत्री भी रहे। और अगर समाजवादी पार्टी, और मैं हेमंत जी का इसमें तवज्जो चाहूंगा, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो मुझे सही कर दीजिए। 1992 जब समाजवादी पार्टी बनी, 1992 से लेके आज तक या 2017 तक मुख्यमंत्री का एक्सपीरियंस अखिलेश यादव का मुलायम सिंह यादव से ज्यादा है। देखिए, चौंकाने वाला आंकड़ा दे रहा हूं आपको। लेकिन अगर आप 1992 से पहले का, समाजवादी पार्टी जब नहीं बनी थी, अगर वो कार्यकाल आप जोड़ेंगे जब मुख्यमंत्री 3 बार रहे, तब तो पिता है, तब उनका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। लेकिन समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह 2 बार मुख्यमंत्री बने, उससे पहले एक अगर जोड़ लें तो 3 जी। तो समाजवादी पार्टी में अखिलेश ने पूरा 5 साल वो मुख्यमंत्री रहे, और पिताजी से 1+ का एडवांटेज, 1 साल ज्यादा एडवांटेज है उनको, 1 साल का ज्यादा एक्सपीरियंस है। तो कहने का मतलब, जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो कहना चाह रहा हूँ कि अखिलेश को एक्सपीरियंस भी है। उनके आप जितने डिसीजंस देखें, जितने फैसले देखें, वो खुद फैसले ले रहे हैं। और मुझे लगता है कि दीपक जी, एक चीज मैं याद दिलाना चाहूंगा कि एनटी रामाराव से कहीं ज्यादा लंबा एक्सपीरियंस मुख्यमंत्री के तौर पर चंद्रबाबू नायडू का था। लेकिन जो ऑरा एनटी रामाराव ने क्रिएट किया था वो चंद्रबाबू नायडू नहीं कर पाए थे। सवाल ये है। नहीं, आज देखिए क्रेज तो है अखिलेश यादव का, आप कुछ भी कहें, मैं ये नहीं कह रहा था कि मुलायम सिंह जो है पिछले 40 साल में देखें, 1980 से लेकर आज तक पूरे उत्तर प्रदेश में तमाम चेहरे आए। कल्याण सिंह आए, चले गए, एनडी तिवारी आए, चले गए, वीपी सिंह आए, वीर बहादुर सिंह आए, राजनाथ सिंह आए, कई चेहरे आए, मायावती। लेकिन इनके केंद्र में पिछले 40 साल में अगर उत्तर प्रदेश के केंद्र में, राजनीति के केंद्र में कोई एक चेहरा है तो मुलायम सिंह यादव का है। और पिछले 40 सालों में जो भी चुनाव हुआ, या तो मुलायम सिंह मुख्य अपोनेंट थे, मुख्य विपक्षी पार्टी के को हेड कर रहे थे, या वो सत्ता पक्ष में थे। तो लड़ाई हमेशा मुलायम सिंह यादव से हुई है, चाहे वो बीजेपी से लड़ाई हुई हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी से हुई हो, चाहे शुरू में कांग्रेस से हुई हो, केंद्र में मुलायम सिंह यादव है। तो मैं यहाँ
पिता पुत्र की तुलना नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि जिस तरह से कम उम्र में 71-72 साल कम उम्र होती है राजनीति में, एक बेहद कम उम्र में मुलायम सिंह ने जिस तरह से अपने बेटे को आगे बढ़ा दिया था, वो उम्र नहीं थी, उन्हीं को मुख्यमंत्री होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को आगे बढ़ाया। वो फैसला उनका सही था और ये सही है कि 2015-16 में घर में लड़ाई शुरू हो गई थी, वो लड़ाई सड़कों पर आ गई और पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि जो इलेक्शन का जो एक ब्लूप्रिंट होता है वो बिखर गया घर के झगड़े। दीपक जी, आप कह रहे हैं कि ये सही फैसला था और मुलायम सिंह यादव ने जो अखिलेश यादव को सीएम बनाया था, जेएनयू के एक सोशल साइंटिस्ट है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, वो अक्सर मुझसे कहते हैं जब बात होती है कि ये मुलायम सिंह की जिंदगी का सबसे गलत फैसला था कि उन्होंने 2014 के लोकसभा चुनाव के पहले ही मुख्यमंत्री की कुर्सी अपने बेटे को सौंप दी। अन्यथा यदि उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार मुख्यमंत्री पर बैठे हुए मुलायम सिंह यादव खुद को करते 2004 की तरह, तो नरेंद्र मोदी की लहर पैदा करना मुश्किल था। ये उनका आकलन है। नहीं, ये उनका वो आकलन हो सकता है। मैं फिर कहूंगा कि मैं कोई कंपेयर नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो आप कह रहे हैं कि अखिलेश यादव में कितना दम कम है, देखिए इस बार उनके पास मौका है क्योंकि 5 साल का मुख्यमंत्री का एक्सपीरियंस है। पार्टी में जिस तरह की कलह थी वो खत्म हो चुकी है, पार्टी में सारे डिसीजंस वो कर रहे हैं। जो बाकी पार्टियां हैं, कांग्रेस अभी भी जमीन तलाश रही है, मायावती अपने महल से बाहर नहीं निकली, यानी कुल मिलाकर सीधी लड़ाई अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ में है। इसको हमें स्वीकार करना होगा और ऐसे में अखिलेश को अब प्रूव करना है। अखिलेश को ये बात प्रूव करनी है कि क्या मुलायम सिंह ने जब अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाया तो वो फैसला सही था या गलत था। मुझे लगता है कि इसकी अग्नि परीक्षा 2022 में और 2022 के चुनाव के बाद अगर आप अभिषेक जी हमको बुलाते हैं और इस पूरे पैनल को बुलाते हैं, तब हम कहेंगे कि फैसला सही था, गलत था, क्या था। लेकिन अभी ऐसा लगता है कि एक कड़ी टक्कर देने में, एक मुश्किल चुनौती देने में, एक कठिन चुनौती देने में अखिलेश यादव सफल हुए हैं और योगी आदित्यनाथ आज कहीं ना कहीं एक दबाव में लगते हैं। ये सही है कि आप योगी आदित्यनाथ को हाशिए पे नहीं ला सकते, चाहे वो लखीमपुर का कांड हो, चाहे वो कोविड की जो है बद इंतजामी हो, चाहे वो अगर आप देखें पंचायत चुनाव में जो हार मिली बीजेपी को डायरेक्ट वोटिंग में वो हो, जितने भी मुद्दे हैं उन्होंने डेवलपमेंट ना किया हो, ये सारी चीजें उनके अगेंस्ट जा रही हो, फिर भी आज बीजेपी को एज है अभी फिलहाल। लेकिन आने वाले समय में अगर सही तरह से सीट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सही तरह से सीट शेयरिंग होती है, अखिलेश यादव अगर एक कूल माइंड के तौर पे वो अगर फील्डिंग सजाते हैं, जिस तरह से मैं कल उनकी लिस्ट देख रहा था, जो स्टेट एग्जीक्यूटिव की लिस्ट उन्होंने जारी करी है, परिवार का एक भी व्यक्ति नहीं है, वो नई सपा है, एक व्यक्ति परिवार का, जिस पार्टी को परिवार की पार्टी कहा गया, जिस पार्टी के लिए ये कहा गया कि भाई जितने सांसद पहुंचे लोकसभा में सब परिवार के ही थे, ये बात उनके लिए कही गई। ये बहू भी है, भतीजा भी है, ये भी है, बेटा भी है, खुद भी। आज उस पार्टी का एक भी सदस्य, एक भी, वो 72 की सूची में नहीं है। आज उस सूची में जिस पार्टी के लिए कहा जाता था कि ये बाहुबलियों की पार्टी है, ये डीपी यादव को लेके आई, ये मुख्तार को लेके आई, ये अतीक को लेके आई, ये मदन भैया को लेके आई, आज आपको एक भी बाहुबली अखिलेश की सूची में नहीं दिखेगा। सारे ओबीसी भरे हुए हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि अखिलेश जो भी उनके फैसलों से रिफ्लेक्ट हो रहा है, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि वो एक मजबूत चुनौती योगी आदित्यनाथ को दे रहे हैं। योगी आदित्यनाथ उनको हल्के में नहीं ले सकते। हल्के में नहीं लेने की बात और कैटलिस्ट की बात तो हो गई दीपक जी आपसे।